जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के लिए मैं कृतिका भाग 2 का चैप्टर 1 माता का आंचल, झारखंड पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कृतिका पढ़ना है। यदि आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये किताब कृतिका पढ़नी है। यदि आप फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये कृतिका पढ़नी है। तो चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय, और इसके बारे में इसका पूरा कहानी का जो व्याख्या है ये मैंने करा दिया है। स्टडी विद स्मृति एप्लीकेशन पे जाइएगा तो वहाँ जो अपने बैच है वहाँ पर मैंने इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करा दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये दोनों पे जा रहा है, स्टडी विद स्मृति पर भी जाएगा, एप्लीकेशन पर भी, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पर भी आएंगे। तो भोलानाथ किसको देख करके सिसकना भूल जाते हैं? जब आप कहानी को पढ़िएगा माता का आंचल तो इसमें भोलानाथ जो हैं इनका नाम एक है तारकेश्वर नाथ, और ये वही भोलानाथ है जिनको शिवपूजन सहाय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये इस कहानी के लेखक हैं। तो भोलानाथ जो हैं ये माता का आंचल जो लिखे तो ये इनके बचपन का मतलब कुछ यादें हैं जिसको इन्होंने कहानी के रूप में इन्होंने पिरोया है। तो भोलानाथ जब किसको देख करके, अपनी माता को देखकर सिसकना भूल जाते हैं या अपने पिता को या अपने भाई को या अन्य खेल के साथियों को, तो जब वो बहुत रो रहे थे तो अचानक से अपने दोस्तों को देखते हैं तो वो सिसकना भूल जाते हैं। आपको भी अपने बचपन याद होगा कि जब हम लोग बचपन में कोई दिक्कत होती थी, कोई तकलीफ होती थी या कोई माता पिता से अगर हम लोग मार खा लेते थे, जब अपने दोस्तों को देखते थे तो वो सारे दुख हम लोग भूल जाते थे और हम लोग खेलने में लग जाते थे। तो ऐसे ही शिवपूजन सहाय का भी बचपन गुजरा है। तो खेल के साथियों को देख करके जो भोलानाथ है वो सिसकना भूल जाते हैं। तो ये आप तभी इसका आंसर कर पाइएगा जब आप इस किताब को की कहानी को अच्छे से पढ़ रहिएगा, नहीं तो ये कतई आपको समझ में नहीं आएगा। अक्सर बच्चे अपनी मम्मी को देख करके भी रोना भूल जाते हैं या पिताजी को भी देख करके, लेकिन इस कहानी के आधार पे आपको आंसर करना था कि खेल के साथियों को देख करके वो सिसकना भूल जाते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज के बनाते हैं? तो वो क्या करते हैं, खेलने के लिए वो क्या करते हैं, घरौंदे बनाते हैं। तो जो घरौंदा ये बनाते हैं तो इसका जो किवाड़ होता है वो किस चीज का बनाते हैं? तो ये पेड़ के पत्तों से वो क्या बनाते हैं, पेड़ के पत्तों से वो पूड़ियाँ बनाते हैं या फिर कचौड़ी बनाते हैं। या आपने पढ़ा होगा कहानी में कि जब वो खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ तो अलग अलग तरह के खेल होते हैं। अब इस खेल में एक खेल होता है कि दुकानें सस्ती थी, और दुकानें किस पर सस्ती थी, तो ये जो उनके पिताजी की जो पूजा वाली चौकी होती थी उस चौकी पर दुकानें सस्ती थी, तो उसी पे ढेले के लड्डू होते थे, फिर पत्ते के पुड़ियाँ कचौड़ियाँ होती थी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाई जाती थी। तो ये सब आप पढ़े हैं इस कहानी में। दिया सलाई की डिब्बियों से, उत्तर पुस्तिका के गत्ते से, टीन के टुकड़े से, तो दिया सलाई की डिब्बियों से, तो दिया सलाई जो होता है जिसको इंग्लिश में मैच बॉक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो घास की जो है ये छप्पर होती थी, घास से ये छप्पर बनाते थे, और दिया सलाई की डिब्बियों से वो क्या बनाते थे, तो वो किवाड़ बनाते थे। तो ये क्या हो जाएगा, दिया सलाई की डिब्बियों से। इसका आंसर तभी आप कर पाइएगा जब आप कहानी को पढ़े रहिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आपको हिंदी स्पेशल का पेपर 2 लाइव बैच लगा हुआ है मात्र 249 रुपये में। स्टडी विद स्मृति एप्लीकेशन पर आप इसको ले सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते हैं? तो भोलानाथ और उसके साथी कौन सा खेल नहीं खेलते हैं ये आपको बताना है। मिठाई की दुकान सजाते थे, बताया कि जो पिताजी की चौकी होती थी उस चौकी पर वो मिठाई की दुकान सजाते थे। इस पर इस तरीके के टेंट बनते थे और इस पर मिठाई के लड्डू जलेबी कचौड़ी इसके दुकान लगते थे। खेती करते थे, बारात का जुलूस निकलता था, क्रिकेट खेलते थे। ये नहीं खेलते थे। बाकी सारे खेल के बारे में दिया हुआ है कि बारात का जुलूस निकलता था, एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे बारात जाती थी, और जो दुल्हन जब ये लेकर के आते थे तो किस तरीके से दुल्हन को लाल कपड़े जो है चौकी पे लाल कपड़ा बिछाया जाता था, उसमें एक बच्चा दुल्हन की तरफ बैठ के ओढ़नार ओढ़ लेता था। तो ये इस तरीके से ये खेल खेलते थे। तो बारात की जुलूस भी निकलती थी, खेती करते थे, कैसे ये हल बनाते थे,
और हल बना करके कैसे ये खेती करते थे, एक ही दिन में फसल भी तैयार हो जाता था, फसल की कटाई भी हो जाती थी, तो ये खेती भी करते थे, तो ये मिठाई की दुकान भी लगाते थे, लेकिन क्रिकेट ये नहीं खेलते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने आंसर किया होगा बिल्कुल सही आंसर है। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे या आपस में लड़ते थे? तो आपस में तो बिल्कुल भी नहीं लड़ते थे। दो लड़के बैल बन जाते थे और बैल बन करके क्या खींचते थे? तो ये क्या क्या खींचते थे? तो मोट खींचते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी आंसर किया है ये बिल्कुल सही है। कहानी में ही ये सारा चीज लिखा हुआ है। भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपकते थे? तो यहाँ बताया गया है कि जब मूसलाधार बारिश होती थी तो हो रही थी तो पेड़ की जड़ से, क्योंकि यहाँ पर क्या बड़ी लोग चुनने चले जाते थे तो अक्सर आंधी बारिश जब होती थी तो वो आम जो होते थे, आम के समय में हल्की तेज आंधी होती है और जब भी आंधियां चलती हैं तो बच्चे उस तरफ दौड़ जाते हैं ताकि जो टूटे हुए कच्चे आम हैं इसको ये चुन कर लेकर के आ सकें। तो जब मूसलाधार बारिश से ये पेड़ की जड़ से कैसे चिपक जाते थे? जैसे शरीर में जोंक की तरह, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है। तो देखिए तुलना किया जा सकता है, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुड़ में चींटी भी बोल सकते हैं। कैसे गुड़ में चींटी चिपक जाती है? जैसे शरीर में जोंक चिपक जाता है, जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। लेकिन ये क्यों, ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ था। कहानी में लिखा हुआ था कि जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, उसी तरीके से भोलानाथ और उसके साथ ही मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से चिपक जाते थे। तो जिन्होंने भी आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कह करके बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? बूढ़े दूल्हे को, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, स्कूल के हेडमास्टर को, मूसन तिवारी को, और पता नहीं पादा जी को। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मूसन तिवारी, देखिए बूढ़ा दूल्हा जो दुल्हन को लेकर के जा रहा था और ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा आज तक जो है मैंने कभी किसी को नहीं देखा, कोई ऐसा दूल्हा आज तक मैंने नहीं देखा। पता नहीं दुल्हन वाले पक्ष जो थे वो कैसे ऐसे दूल्हे को पसंद कर लिए थे। तो उन्होंने बूढ़ा को चिल्लाया था कि आपकी जो दुल्हन है वो हमारी हमारी कन्या है। ऐसा करके वो चिढ़ाते। तो बूढ़ा दूल्हा जो था वो भी खदेड़ा था बच्चों को। स्कूल के हेडमास्टर को नहीं होगा, मूसन तिवारी जो थे ये भी थोड़े बूढ़े थे और ये थोड़े सा समझ इनको कम था। तो बच्चे जब चिढ़ाते थे ना तो ये चिढ़ जाते थे, तो इनको ही चिढ़ाया गया था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी आंसर किया है मूसन तिवारी को, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? तो जो मकई का खेत है वहां बकरियों का झुंड चल रहा था। मकई खेत में भैंस का झुंड चल रहा था। किसका झुंड चल रहा था? भैंस का या फिर चिड़ियों का? तो किसके झुंड चल रहे थे? तो या फिर भेड़ों के? क्या आंसर हो जाएगा? तो कहानी में दिया हुआ था कि जो मकई का खेत है वहां पे चिड़ियों का झुंड था और ये चिड़िया पकड़ना चाह रहे थे। तो लेकिन चिड़िया उड़ जाती थी, ये भाग जाती थी, तो ये चिड़ियों को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो ये किसको पकड़ना किसके झुंड चल रही थी? तो चिड़ियों की झुंड चल रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी आंसर किया है ये बिल्कुल सही है। तो मकई के खेत में किसके झुंड चल रहे थे? तो ये चिड़ियों के झुंड जो थे ये यहाँ पर चल रहे थे और ये बच्चे जो थे चिड़ियों को पकड़ना चाह रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी, और कहानी में ही कहानी पढ़े रहेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आते हैं। लड़के और मतलब बच्चे और लंगूर या गधे या बंदर या घोड़े, यहाँ क्या हम लिखे कि जो कहानी में लिखा हुआ था कि लड़के और क्या पराई पीर मतलब दूसरे का तकलीफ नहीं समझते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, जैसे नहीं होता है कि चिड़िया चल रही थी और चिड़िया को ये पकड़ना चाह रहे थे, तो नहीं बोल, वो उसमें लिखा भी हुआ है कहानी में कि चिड़िया का जान जाए और बच्चा का खिलौना, मतलब चिड़िया का जान जा रहा है और बच्चे जो है उसको खिलौना की तरह समझ करके इसको पकड़ना चाह रहे हैं। और ये तो उसी में लिखा हुआ था, आगे का लाइन था कि लड़के और बंदर, यहाँ पर बंदर दिया हुआ था, लड़के और बंदर दूसरे की पीर को मतलब पीड़ा को यानी कि तकलीफ को वो नहीं समझते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लड़का और बंदर ये दूसरे के तकलीफ को नहीं समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है।
जिन्होंने आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डाल करके आया तो उस समय में किसकी माँ जो मतलब ये जब चूहा के बिल में, पता नहीं ये चूहा बना के क्या बना, चलिए, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डाल करके आया उस समय में उसकी माँ क्या कर रही थी? तो क्या दाल बना रही थी? कहानी में दिया हुआ है कि भोलानाथ जो थे ये क्या कर रहे थे, तो ये भोलानाथ क्या कर रहे थे कि बिल था चूहे का, मतलब चूहे का बिल होता है। अब इस बिल में ये क्या कर रहे थे, तो ये बिल में ये क्या कर रहे थे, तो पानी डाल रहे थे। पानी किसमें से? चूहा निकलेगा, लेकिन इसमें से क्या निकल गया? इसमें से सांप निकल गया। तो जब सांप निकला तो एकदम हांफते कांपते औंधे मुंह गिरते पड़ते चोट लगाते, किसी का हाथ छिल रहा था, किसी के घुटने छिल रहे थे, किसी की दांत टूट रही थी, कि सबको चोट लग रहा था, लेकिन बच्चे औंधे मुंह गिरते पड़ते पहुंचते हैं अपने अपने घर। तो ये जो भोलानाथ जो थे ये भी अपने घर पहुंचते हैं। उस समय में उनकी मम्मी क्या कर रही थी घर में, तो मम्मी जो रही थी जो चावल को आचमनी लिखा हुआ था, आचमनी कर रही थी, यानी कि चावल को साफ कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है। तो चावल को साफ उनकी मम्मी जो है वो चावल साफ कर रही थी और सांप निकल गया था। तो सांप देख करके वो इतना डर गए थे कि माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया, तुरंत मम्मी गई और जा करके क्या लेकर के आई, तो पिसी हुई हल्दी लगाई उसके घाव पर, पिसी हुई हल्दी। और उसकी मम्मी भी साथ साथ रोने लगी कि पता नहीं मेरा बच्चा इतना क्यों डर गया है, पता नहीं मेरा बच्चा इतना रोने क्यों लगा है, तो ये क्यों रो रहा है। और बच्चा जो है अपनी मम्मी के आंचल में जा करके छुप जाता है। यानी कि जो भोलानाथ है ये किसके आंचल में जाके छुप जाते हैं, तो माँ के आंचल में छुप जाते हैं। और यही रीजन है कि इस कहानी का नाम लिखा गया है माता का आंचल। अब देखिए भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया गया, पिसी हुई हल्दी। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी आंसर किया है ये बिल्कुल सही आंसर है। लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? लेखक जो थे वो किससे ज्यादा जुड़े हुए थे बचपन में? अपनी माता से, अपनी पिता से, अपने भाई से, अपने चाचा से। तो जो लेखक हैं उनका अपने पिता से बहुत ज्यादा जुड़ाव था। माता से सिर्फ दूध पीने तक का नाता था, जबकि सुबह सोना भी अपने पिताजी के साथ, जगना पिताजी के साथ, पूजा पाठ करना पिताजी के साथ। फिर उनके कभी कभी जब वो खेलते भी थे उस समय भी पिताजी साथ में रहते थे। माता से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, और किससे ज्यादा जुड़ाव था, तो अपने पिता से ज्यादा जुड़ाव था। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर किया बिल्कुल सही है। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, कुश्ती। तो अपने पिताजी के साथ कुश्ती किया करते थे, और कुश्ती में उसके पिताजी जो थे वो जानबूझ करके हार जाते थे अपने बच्चे को प्रोत्साहन देने के लिए कि तुमने मुझे हरा दिया, और इस बात पर बच्चा बहुत खुश होता था। तो बच्चे को खुश करने के लिए पिताजी कुश्ती में हार जाया करते थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कुश्ती। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? पूरा डिटेल्स में कहानी पढ़नी है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9905917516, और इसी पर आपको ये पूरी कहानी जो है आपको मिल जाएगी स्टडी विद स्मृति एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? चूहों के बिल में पानी डालना, गुल्ली डंडा खेलना, दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना, और बारातियों को चिढ़ाना। तो कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो ये तो समझे थे कि ये जो बिल है तो ये चूहा का बिल है, और इसमें से क्या निकलेगा, तो इसमें से चूहा निकलेगा। लेकिन चूहा नहीं निकल करके इसमें से क्या निकल गया? इसमें से सांप निकल गया। ठीक है, ये सांप निकल गया इसमें से। इसी सांप को देख करके बहुत डर गए। तो चूहों की बिल में पानी डालना शरारत जो है वो काफी महंगा पड़ा भोलानाथ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से निकला क्या? नेवला, छुछुंदर, चूहा और सांप। तो क्या निकल गया? तो सांप निकल गया। ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर किया होगा बिल्कुल सही है। जब चूहे के बिल में पानी डाला गया तो उसमें से सांप निकल के आया। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आते हैं। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली? जैसे ही सांप देखा इन भोलानाथ ने तो ये क्या किए, तो कहां जाकर के शरण लिए? तो ये शरण लिए दोस्तों
सांप देख करके तुरंत गए अपनी माता जी के पास और माता जी के आंचल में जा करके इन्होंने शरण ली। माता जी के आंचल में इन्होंने शरण ली। तो इसीलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा है, माता का आंचल। कि अंत में जब उनको कुछ नहीं सूझ रहा था तो उस समय में माता का आंचल इनको याद आया। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी आंसर किया है बिल्कुल सही है। विपदा के समय में बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? क्योंकि माता सहनशील होती है, माता बच्चे को अधिक सहायता करती है, माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, माता बच्चे की गलती पर नहीं डांटती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा गलती करे तो माता नहीं डांटती है, खूब मारती है, चप्पल भी लगा देती है, हाथ में बेलन हो तो उससे भी लगा देती है, बहुत बच्चे खाए भी होंगे। लेकिन ऐसा इस कहानी में से इससे ये पता चलता है कि माता का आंचल जो होता है वो प्यार और शांति देने वाला होता है। और बालक के मतलब अगर कोई बालक जो होता है विपदा के समय में उसको माता का आंचल ही सूझता है और माता ही सूझती है और उसके शरण में जाना होता है। माता का आंचल उपन्यास में कब का घटना चक्र जो है ये अंकित है? तो ये कब का घटना चक्र अंकित है? तो 1930 के दशक का, 1940 के दशक का, 1950 के दशक का या फिर 1920 के दशक का। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी है ये कहानी शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखी गई है। शिवपूजन सहाय जो है इनका जन्म हुआ था 1893 में और इनकी देहांत हुई थी 1963 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो कहानी है ये जो है ये 1930 के दशक की ये कहानी घटनाक्रम है। ऑप्शन नंबर ए। उस समय में ये छोटे थे, बहुत उस समय में उपन्यास में कब का घटनाक्रम? माता का आंचल। 1893 में तो जन्म हुआ, 30 में उतने भी छोटे नहीं थे, 1930 के दशक का है, मतलब 1920 के आसपास। चलिए 1930 के दशक का है ये। आगे बढ़ते हैं। लेखक को उनके पिता क्या कह करके पुकारते थे? तो लेखक जो थे उनके पिता उनको भोलानाथ कह कर पुकारते थे। भोलानाथ नाम था, तारकेश्वर नाथ। और ऐसे जो कहानी में आप पढ़ेंगे तो शिवपूजन सहाय इसके लेखक हैं, इनको बचपन में तारकेश्वर नाथ, लेकिन भोलानाथ इसलिए कहते थे कि जो भोलानाथ थे तो ये अपने पिताजी के साथ जब पूजा किया करते थे तो अपने पिताजी से बोलते थे कि मेरे को भी त्रिपुंड लगा दीजिए। त्रिपुंड जो ऐसे बालक अपने सर पे इस तरीके से त्रिपुंड लगाते थे, तो ये इनको लगता, इनको ये भोला भोला मतलब शिव की तरह लगते थे, बम भोला की तरह, क्योंकि इनके जो बाल थे वो बाल जो थे बहुत करली थे और बहुत ही अच्छा इनमें ये दिखता था। तो करली हेयर था इनका, तो बाल ऐसे बहुत सारे घुंघराले इनके बाल थे, तो ये एकदम बम भोला जैसे ये दिखने लगते थे, बम भोला। तो इस कारण से इनके पिताजी जो थे वो इनको क्या बोलते थे? तो इनको बम भोला भोलानाथ कह करके पुकारते थे। तो ऑप्शन नंबर ए। और ये भी हम लोग को कैसे पता चलता है? तो इस कहानी से ही हम लोग को ये पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। लेखक का असल नाम क्या था? तो लेखक जो है इनका असल नाम जो था वो तारकेश्वर नाथ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। असल नाम तारकेश्वर नाथ, कहानी के आधार पर। अमोला किसको कहते हैं? तो जो अमोला होता है वो किसको कहते हैं? तो आम जो होता है, आम का उगता हुआ पौधा। तो आम आपने देखा हो, खाए भी होंगे आप लोग, बहुत आम फलों का राजा है ऐसा हम लोग जानते थे। तो इसका अमोला कहते हैं। इसका जो अभी तुरंत जो पौधा लगता है इसको हम लोग उगता हुआ पौधा आम का, तो इसको हम लोग अमोला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है। मृदंग कब बजता है? तो बूढ़ों का जहाँ संग होता है, जहाँ विद्वानों का संग होता है, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। जब ये कहानी आप शुरू करेंगे ना, माँ का आंचल, तो इसमें कहानी की शुरुआत ही होती है यहीं से, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग और जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। तो जब लड़कों का संग होता है तो उस समय मृदंग बजता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है। लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? तो अपने पिता के गले लग गए थे, पिताजी के बहुत करीब थे, पिताजी के ये बहुत ज्यादा करीब थे। भोलानाथ पूजा के समय में मस्तक पर कौन सा तिलक लगाते थे?
चंदन का, भभूत का, हल्दी का, सिंदूर का। तो आपने पढ़ा होगा कहानी में कि बुझा हुआ राख इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये भभूत कहते हैं। तो जो लेखक थे वो किसका अपने माथे पर किस चीज का लगाते थे, त्रिपुंड लगाते थे, किस चीज का, तो ये भभूत का त्रिपुंड लगाते थे। क्या चीज का था, तो ये भभूत का त्रिपुंड होता था, और ये राख का होता था, ये भभूत का। और इस तरीके से वो त्रिपुंड लगाते थे तो ये बम भोला की तरह दिखते थे। तो भभूत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी आंसर किया है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लेखक के पिता रामनामी बही में कितनी बार राम का नाम लिखते थे? तो जो राम का नाम का जो बही था उसमें कितनी बार वो राम का नाम लिखते थे? देखिए, जो लेखक थे तो उनके जो पिताजी थे वो अक्सर क्या किया करते थे, तो अक्सर वो रामायण का पाठ किया करते थे। और जब वो रामायण का पाठ कर रहे होते थे तो उस समय में उसके रामायण पाठ करने के बाद वो राम नाम का बही लिखते थे। और राम नाम जो लिखते थे तो उसको 500 उस कागज के टुकड़े को करके आटा की लोई बना करके, और उस लोई को ले जा करके कहाँ ले जाते थे, तो उस लोई को ले जा करके वो क्या करते थे, गंगा जी में मछलियों को खिला देते थे। तो राम नाम का जो आटा होता था, इसको ये क्या किसको खिलाते थे, तो मछलियों को जाकर खिला देते थे। ये मछलियों का दाना बन जाता था। तो लेखक के पिता रामनामी बही में कितनी बार राम का नाम लिखते थे, तो 1008 बार। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर है। और जब इस दन को दाना खिला करके आते थे, घर पहुंचते थे, चलिए खाना खाने बैठते थे, तो 1000 बार, 1000 बार, ओहो 1000 बार होगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी आंसर किया होगा, ए वाला आंसर बिल्कुल सही है, 1000 वो लिखते थे। लेखक के पिता आटे की गोली किसको खिलाते थे, तो वो किसको खिलाते थे, तो वो मछलियों को खिलाते थे। मछलियों को वो राम नाम का ये खिलाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। तो लेखक के पिता आटे की गोलियां किसको खिला देते थे, तो मछलियों को खिला देते थे। चलिए, तो ये क्लास आज का यही समाप्त होता है। अगर आपको स्टडी विद स्मृति ऐप पर हिंदी के कोर्स चाहिए तो 9905917516 पर एक्साइज कांस्टेबल का बैच लगा हुआ है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का बैच लगा हुआ है, और उत्पाद सिपाही का बैच लगा हुआ है। अभी जो नया बैच शुरू हुआ है वो BEO का बैच है, इसके बैच स्टार्ट हो गए हैं। और अभी हाल के दिनों में ही एक नया बैच लगा हुआ है दारोगा का, वहां पर भी आप क्लास ले सकते हैं। मैथ के क्लासेस, जीके के क्लासेस और ये झारखंड जी के क्लासेस कंटिन्यू है, तो जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।